सुबह के करीब 9 बजे थे। आसमान पर घने काले बादल छाए हुए थे और लगातार बारिश हो रही थी। सड़क किनारे टीन की छत वाली एक छोटी सी दुकान थी। ऊपर लकड़ी के पुराने बोर्ड पर लिखा था, मोहन पंचर वाला। दुकान में एक पुरानी हवा भरने की मशीन, पंचर जोड़ने का सामान और 2-3 घिसे हुए टायर पड़े थे। मोहन दुकान के बाहर बैठा खाली सड़क की तरफ देख रहा था। कभी कभार कोई बाइक तेजी से निकल जाती, लेकिन कोई रुकता नहीं था। मोहन ने गहरी सांस ली और धीरे से बुदबुदाया, लगता है आज भी दुकान ऐसे ही खाली रहेगी। इतने में सामने वाली चाय की दुकान से रामू उसके पास आया और बोला, अरे मोहन, सुबह से ऐसे ही बैठा है, एक भी ग्राहक नहीं आया क्या? आता भी कैसे? इस बारिश में लोग घर से निकले तब ना। जो निकल भी रहे हैं वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं। पंचर भी हो जाए तो लोग गाड़ी खींचकर किसी छज्जे के नीचे खड़ी कर देते हैं। ले, गरम चाय पी ले। नहीं रामू, रहने दे। आज उधार और नहीं बढ़ाना चाहता। हर बात में हिसाब लगाने लगता है तू। 2 कप चाय का उधार भी क्या उधार होता है? उधार छोटा हो या बड़ा, जब जेब खाली हो ना तो हर रुपये का बोझ महसूस होता है। पिछले 5 दिन से दुकान पर ढंग का एक भी ग्राहक नहीं आया। जो थोड़ी बहुत बचत थी वो भी घर के खर्च में निकल गई। अब सोच रहा हूं कि अगर 2-3 दिन और यही हाल रहा तो राशन कैसे आएगा। हिम्मत मत हार, बारिश हमेशा थोड़ी ही रहती है। रामू वहां से चला गया। मोहन अब भी अपनी पंचर की छोटी सी दुकान के बाहर बैठा था। बारिश की ठंडी बूंदों ने उसके शरीर को पूरी तरह भिगो दिया था। ठंड से उसके होंठ कांप रहे थे, फिर भी उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसी समय एक बाइक दुकान के सामने आकर रुकी। बाइक वाले ने नीचे उतरकर टायर देखा। आइए भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बाइक के टायर में थोड़ा कचरा फंस गया था। बारिश हो रही है ना, इसीलिए रुक कर देख रहा था। कुछ देर बाद वह फिर बाइक स्टार्ट करके चला गया। मोहन कुछ सेकंड तक उसे जाता हुआ देखता रहा। उसकी आंखों में उम्मीद आई भी और चली भी गई। उधर सीता घर के अंदर पुराने डिब्बे खोल रही थी। आटे का डिब्बा लगभग खाली था। तेल भी बस एक वक्त का बचा था। घर में आटा तो बिल्कुल खत्म हो गया है, बस थोड़ा सा चावल बचा है। मेरे पास सिर्फ 20 रुपए हैं, उन्हीं से आज की सब्जी ले आऊंगी। आज का तो किसी तरह हो जाएगा, कल का कल देख लेंगे। सीता दुकान पर पहुंची। उसने देखा कि मोहन अब भी खाली बैठा था। अभी तक एक भी पंचर नहीं आया। मोहन ने अपनी जेब टटोली। उसमें सिर्फ 20 रुपए थे। उसने बिना कुछ कहे वे 20 रुपए सीता की हथेली पर रख दिए। नहीं, ये रहने दीजिए, दुकान पर भी तो जरूरत पड़ सकती है। दुकान की जरूरत बाद में देख लेंगे, पहले घर का चूल्हा जलना चाहिए। घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता, समझदारी से भी चलता है। जितने हैं उतने में सब्जी आ जाएगी। आप इन्हें अपने पास रखिए। क्या पता किसी ग्राहक की गाड़ी में हवा भरनी पड़ जाए या कोई छोटी मोटी जरूरत पड़ जाए। जब भी मैं घबराने लगता हूँ तुम 2 बातें बोलकर ऐसा हौसला दे देती हो कि लगता है अभी सब ठीक हो जाएगा। ठीक होगा भी, लेकिन पहले मुझे सब्जी लेने जाने दीजिए, नहीं तो मंडी वाले भी दुकान बंद कर देंगे। अगर आज सब्जियों के भाव ज़्यादा बढ़ गए होंगे तो सिर्फ आलू टमाटर ही ले आऊँगी, और अगर वो भी महंगे मिले तो आज चावल बनाकर ही खा लेंगे। आप समय से घर आ जाइएगा और ज़्यादा परेशान मत होइएगा। सीता बारिश में भीगती हुई सब्जी मंडी की ओर चल पड़ी और मोहन फिर उसी खाली सड़क को देखने लगा। मंडी पहुंचकर सीता ने सिर्फ आलू और टमाटर खरीदे। बाकी सब्जियां खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। वह चुपचाप घर लौटी। शाम ढलने लगी। मोहन ने दुकान का शटर आधा गिराया, अपने औजार समेटे और घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर मोहन ने अभी पानी का गिलास ही उठाया था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहन ने दरवाजा खोला तो सामने सीता की बुआ और फूफा जी खड़े थे। उनके हाथों में बड़े बड़े बैग भी थे। सीता उन्हें देखकर एक पल के लिए चौंक गई। अरे बुआ जी, आपने आने से पहले एक फ़ोन तो कर दिया होता। क्यों? अब अपने ही लोगों के घर आने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? अरे नहीं है, मेरा वो मतलब नहीं था, बस अचानक देखकर हैरान रह गई। मोहन तुरंत आगे बढ़ा। उसने झुककर बुआ और फूफा जी के पैर छुए। नमस्ते बुआ जी।
नमस्ते फूफा जी। हम घर तो वही है। हमने सोचा था इतने सालों में थोड़ा बहुत बदल गया होगा। हाँ बुआ जी, अभी तो यही हमारा छोटा सा घर है। धीरे धीरे मेहनत करके इसे भी ठीक करवा लेंगे। आप लोग इतनी दूर से आए हैं, सफर करके थक गए होंगे। पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर आराम से बातें करेंगे। बुआ की नज़र घर के हर कोने पर घूम रही थी। सीलन भरी मिट्टी की दीवारें, कोने में रखा पुराना टूटा हुआ लकड़ी का पलंग जिस पर एक फटी हुई चादर बिछी थी। उसके बगल में मिट्टी का छोटा सा रसोई घर जहां एक पुराना गैस चूल्हा और 2-4 बर्तन रखे थे। उन्होंने धीरे से फूफा जी से कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। देख नहीं रहे हो कैसा टूटा फूटा घर है। बिस्तर तक ढंग का नहीं, दीवारें भी ऐसी लग रही हैं कि कब गिर जाए, कोई भरोसा नहीं। तुम्हें ही गांव आने का शौक था, वरना हम तो पक्के मकान में रहने वाले लोग हैं। अब आ ही गए हैं तो 2 दिन जैसे तैसे यहीं गुजारने पड़ेंगे। सीता ने भी वह बात सुन ली, लेकिन उसने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। बुआ जी आप बैठिए, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। सीता, चाय तो बना ही लेना, लेकिन मेरे लिए चाय अकेले मत लाना। तुम्हें तो पता ही है मुझे खाली चाय पीने की आदत नहीं है। उसके साथ कुछ खाने को भी ले आना। सुबह से सफर में है, भूख भी लगी है। सीता एक पल के लिए रुक गई। उसने मोहन की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिलीं। दोनों समझ गए घर में चाय के साथ रखने के लिए कुछ भी नहीं था। मोहन धीरे से रसोई में पहुंचा। फिर उसने अपनी जेब टटोली। पूरे दिन की कमाई सिर्फ 12 रुपए। घर में क्या है? कुछ भी नहीं, बस चाय पत्ती है। सामने वाली दुकान से आधा पाव बिस्कुट ले आओ। मेहमान आए हैं, खाली चाय देना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन रात के खाने के लिए भी तो पैसे चाहिए। बुआ जी सिर्फ आलू टमाटर की सब्जी कैसे खाएंगे? वो बड़े घर की हैं। सूखा सादा खाना उन्हें पसंद नहीं। ऊपर से इतनी तेज बारिश हो रही है, गर्मा गर्म पकौड़े की उम्मीद भी करेंगी। रात का सोचकर अगर आज इज्जत खो दी तो वो पैसे भी किसी काम के नहीं रहेंगे। जितना है उसी में मेहमान नवाजी करेंगे। सीता तुरंत पास की किराने की दुकान से 12 रुपए के बिस्कुट का छोटा सा पैकेट लेकर घर लौट आई। उसने बिना देर किए रसोई में चाय चढ़ा दी। उधर मोहन फूफा जी के साथ बैठकर बातें करने लगा। तभी बुआ उठकर रसोई में सीता के पास आईं और बोलीं, सीता, तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? 6 साल हो गए बुआ जी। 6 साल और अभी तक यही हाल है। एक मेरी बेटी नेहा है, उसकी किस्मत देख, कितने बड़े घर में शादी हुई है उसकी। बड़ा मकान है, गाड़ी है, नौकर चाकर हैं, हर सुख सुविधा है उसके पास। और एक देख तेरी किस्मत, कहाँ आकर शादी हो गई तेरी। भगवान ने जैसा रखा है ठीक रखा है। मेरे पति ज्यादा अमीर नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरी फिक्र की है। मुझे कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दी। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा धन है। अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। चलो चाय लेकर आ जाओ। मौसम भी कितना अच्छा है, बारिश में गर्मा गर्म चाय पीने का अलग ही मजा आता है। बुआ वहां से मुंह बनाकर चले गए। थोड़ी देर बाद सीता चाय लेकर आई और बुआ और फूफा जी के सामने चाय और बिस्कुट रख दिए। फिर प्लेट में रखे बिस्कुटों को देखकर बोली, बस यही है, इतना ही इंतजाम किया है। मेहमान घर आए हैं और खाने के लिए भी बस यही। हमारे यहाँ तो नौकरों को भी 2 तरह के नमकीन और न जाने कितनी चीजें दी जाती हैं, और यहाँ मेहमानों के लिए भी बस इतना ही। जी, अभी तो यही है। रात के खाने में अच्छा बना देंगे। अरे बेटा, बुरा मत मानना। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि हमारे यहाँ अगर कोई मेहमान आ जाए ना, तो चाय के साथ 4-5 चीजें अपने आप टेबल पर आ जाती हैं। बहुत अच्छी बात है बुआ जी। भगवान सबको आपकी जैसी हैसियत दे। हमारे घर में चीजें कम हैं, लेकिन कोशिश रहती है कि आने वाला खाली मन लेकर न जाए। बुआ जी आप आराम से चाय पी लीजिए। सफर में थक गई होंगी, थोड़ा आराम भी कर लीजिए। मैं तब तक रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और हाँ, रात के खाने में जरा अच्छा बनाना। सफर में ढंग का खाना नहीं मिला। चाय नाश्ता तो जैसे तैसे हो गया,
लेकिन रात के खाने में मन भरकर कुछ अच्छा खाने का मन है। सीता रसोई में आकर हाथ में सब्जी की कटोरी ले गहरी सोच में पड़ी थी। तभी मोहन वहां आया और बोला, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ इतने लोगों का खाना कैसे बनेगा। पहले तो हम दोनों थे, थोड़ा थोड़ा खाकर किसी तरह काम चला लेते थे। अब बुआ और फूफा जी भी हैं, उनके लिए भी तो अच्छे से खाना बनाना पड़ेगा। दाल बची है थोड़ी सी। तो दाल बना लो। आलू की सब्जी थोड़ा ज्यादा रस वाली बना देना। रोटियां मैं बेल दूंगा, सब मिलकर खा लेंगे। रात के करीब 8 बज चुके थे। बाहर फिर से बारिश शुरू हो गई थी। रसोई में गरम गरम आलू की सब्जी और दाल तैयार थी। सीता और मोहन ने मिलकर सबके सामने खाने की थालियां परोस दीं। बुआ ने थाली की ओर देखा। रोटी, दाल, आलू की सब्जी और थोड़ा सा अचार रखा था। उन्होंने बिना कुछ बोले चुपचाप एक निवाला खाया, फिर बोली, इतना सादा खाना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। ये तो जैसे मरीजों वाला खाना है, न स्वाद है न कोई खास चीज। पता नहीं तुम लोग ऐसे कैसे गुजारा कर रहे हो। नेहा के यहाँ तो 56 तरह के पकवान बनते हैं। कितने अच्छे घर में शादी हुई है उसकी। बुआ जी, आज के लिए यही खा लीजिए, कल मैं आपकी पसंद का खाना जरूर बनाऊंगी। दरअसल लगातार बारिश की वजह से इनकी कमाई कम हुई है। मैं सामान लेने दुकान भी गई थी, लेकिन सारी दुकानें बंद थीं। तुम लोग आखिर कैसे जी लेते हो ऐसा खाना खाकर। चलो कल अच्छा खाना बनाना, नहीं तो मुझे होटल से ही खाना मंगवाना पड़ेगा। सुलोचना, वो कह रहे हैं कल अच्छा खाना बना देंगे। तुम अभी आराम से खाना खा लो। वैसे भी तुम्हारी दवाई लेने का समय हो रहा है। रात काफी हो चुकी थी। बाहर बारिश पहले से भी तेज हो गई थी। हवा के साथ पानी की बूंदें टीन की छत से टकरा रही थीं। बुआ और फूफा जी कमरे में सो गए थे। सीता और मोहन ने अपना बिस्तर उन्हें दे दिया और खुद रसोई में पुरानी चटाई बिछाकर लेट गए, लेकिन दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। सुनिए जी, आज तो जैसे तैसे सब संभाल लिया, लेकिन कल का क्या होगा। सुबह बुआ जी और फूफा जी के लिए नाश्ता बनाना है, फिर दोपहर का खाना भी। घर में तो इतना सामान भी नहीं बचा है कि 2 वक्त आराम से निकल जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो सीता? कल सुबह मैं रामू के पास चला जाऊंगा, उसे 100-200 रुपए उधार ले आऊंगा। जब काम शुरू होगा तो वापस कर दूंगा। लेकिन रामू का भी तो उधार पहले से चल रहा है। याद है जब दुकान का टायर और सामान खराब हुआ था, तब भी उसी से पैसे लिए थे। फिर राशन के समय भी उसी ने मदद की थी। मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार उसी के सामने हाथ फैलाना। मुझे भी अच्छा नहीं लगता सीता। मैं जानता हूं कि रामू की अपनी परेशानियां हैं, लेकिन अभी बात सिर्फ पैसों की नहीं है। तुम दिन रात यही सोचती रहोगी कि मेहमानों के सामने क्या होगा, तो मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकता। मुझे अपनी परेशानी की चिंता नहीं है। मुझे बस ये डर है कि बुआ जी फिर यही कहेंगी कि देखो, गरीब घर में शादी करके क्या मिला। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई कुछ बोले। परेशान मत हो सीता, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। मैं सब संभाल लूंगा, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। अब चलो सो जाओ। अगली सुबह बारिश थोड़ी धीमी हुई तो मोहन सीधे रामू की दुकान पर पहुंच गया। रामू चाय का ठेला खोल रहा था। अरे मोहन, तू सुबह सुबह क्या हुआ? चाय पीने आया है या कोई काम है? चेहरा तो बड़ा गंभीर लग रहा है। रामू, आज फिर तेरे सामने हाथ फैलाने आया हूं। घर में सीता की बुआ और फूफा जी आए हुए हैं। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, कुछ भी इंतजाम नहीं है। अगर 200-300 रुपए मिल जाते तो बड़ी मदद हो जाती। मोहन, तू जानता है मैंने तुझे कभी मना नहीं किया। जितनी बार बन पड़ा मैंने मदद की, लेकिन इस बार सच में मेरे हाथ खाली हैं। पिछले महीने भी तू पैसे ले गया था, अभी तक लौटाए नहीं। कल ही बच्चे की फीस भरी है, घर का राशन और माँ की दवा भी लेनी है। अगर आज तुझे पैसे दे दूं तो शाम को मेरे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैं ही गलत समय पर आ गया, मुझे माफ कर देना।
मोहन उदास मन और खाली जेब लेकर रामू की दुकान से अपने घर की ओर चल पड़ा। सीता घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी उसकी नजर एक पुरानी कपड़े की पोटली पर पड़ी। उसने पोटली उठाई और मोहन के पास ले गई। सुनिए जी, ये देखिए। इतने सारे पैसे ये कहां से आए? मुझे बाहर झाड़ू लगाते समय मिले, शायद किसी के गिर गए होंगे। ये पैसे हमारे नहीं हैं। मैं अभी पूरे मोहल्ले में पूछता हूँ कि किसके हैं। मोहन ने उस पोटली के बारे में आसपास के लोगों से पूछा। उसने रामू, सब्जी वाले और पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी ने उस पर अपना हक नहीं जताया। थका हारा वह वापस घर लौट आया। क्या हुआ? कोई नहीं मिला, किसी को कुछ पता नहीं। हो सकता है भगवान ने हमारी मदद का कोई रास्ता भेजा हो। घर में मेहमान हैं, खाने का सामान नहीं है। अगर हम ये पैसे अपने शौक पूरे करने में लगाते तो गलत होता, लेकिन भूखे मेहमानों का सम्मान बचाने में खर्च करेंगे तो शायद इसमें कोई बुराई नहीं होगी। अगर सच में इन पैसों का मालिक मिल गया तो चाहे जैसे हो, मैं उसका एक एक रुपया लौटा दूंगा। लेकिन आज घर की इज्जत बचाना भी जरूरी है। करीब 1 घंटे बाद मोहन बाजार से वापस लौटा। उसके हाथ में 2 बड़े थैले थे, जिनमें घर का जरूरी राशन और थोड़ी सी मिठाई थी। 20,000 रुपये देखकर मन तो बहुत कुछ खरीदने का कर सकता था, लेकिन ये पैसे हमारे नहीं हैं। इसलिए सिर्फ उतना ही सामान लाया हूं जितना जरूरी था। बाकी पैसे मैं अलग रख रहा हूं। अगर कभी मालिक मिल गया तो पूरे के पूरे लौटा दूंगा। आपने पैसे बिल्कुल सोच समझ कर खर्च किए हैं। इतने कम पैसों में भी आप इतना सारा सामान ले आए। सच कहूँ तो आप घर की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा लेते हैं। मुझे आप पर बहुत गर्व है। अब देखिए, मैं इन्हीं सब चीज़ों से सबके लिए स्वादिष्ट नाश्ता और खाना तैयार करती हूँ। रसोई में काम शुरू हो गया। सीता ने गर्मा गर्म पकौड़े, चाय और दोपहर का खाना तैयार किया। रसोई की खुशबू पूरे घर में फैल गई। सीता ने गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाकर बुआ और फूफा जी के सामने रख दिए। इतना सब देखकर बुआ हैरान रह गईं। फिर हल्के फुल्के ताने मारते हुए मुस्कुराकर बोलीं, लगता है मोहन की दुकान पर आज खूब कमाई हुई है। जी बुआ जी, आज अच्छी कमाई हुई। अगर आपको पकौड़े या और कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। दोपहर का खाना भी बन गया है। आलू मटर की सब्जी, पनीर की सब्जी, पूरी और चावल। आपको जो पसंद है सब तैयार है। और रात के खाने में क्या बनाना है वो भी बता दीजिए। आप जो कहेंगी वही बनेगा। अरे, कल तो घर में कुछ नहीं था और आज इतना सब कुछ बन गया। अच्छी बात है। लगता है अब परेशानी कम हो रही है। लेकिन क्या करूं सीता, मेरा भी मन था कि आज रात रुक जाऊं, पर हमारी ट्रेन आज रात ही है, इसलिए जाना पड़ेगा। हाँ, तुम मेरा और फूफा जी का खाना टिफिन में पैक कर देना। रात के लिए कचौड़ी और पूरी बना देना। सफर में खाने में अच्छा लगता है। बना लोगी ना? जी बुआ जी, बिल्कुल। मैं सब तैयार कर दूंगी। आप अभी आराम से नाश्ता कर लीजिए। शाम होते ही बुआ और फूफा जी विदा होकर स्टेशन के लिए निकल पड़े। उन्हें जाते देखकर मोहन और सीता को सुकून था कि उन्होंने अपने मेहमानों की इज्जत और घर की लाज रख ली। बुआ और फूफा जी के जाने के बाद घर फिर पहले जैसा शांत हो गया। मोहन रोज की तरह सुबह अपनी पंचर की दुकान खोलने लगा। सुनिए जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे, तुमसे भला मैं कब बुरा मानता हूँ? बोलो। घर का खर्च सिर्फ आपकी दुकान से चलाना मुश्किल हो रहा है। मैं सोच रही थी जो पैसे उस पोटली में बचे हैं उनसे एक सिलाई मशीन खरीद लूं। बचपन में माँ ने मुझे सिलाई सिखाई थी। अगर मोहल्ले के कपड़े मिलने लगे तो घर बैठे थोड़ी कमाई हो जाएगी। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे डर बस एक बात का है सीता, वो पैसे हमारे नहीं हैं। अगर कभी उनका मालिक मिल गया तो? हम सारे पैसे थोड़ी खर्च करेंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। जितना लगेगा उतना ही। अगर कभी कोई उन पैसों को लेने आ गया तो हम मेहनत करके एक एक रुपया लौटा देंगे। तुम हर बात इतनी सोच समझ कर करती हो कि मुझे मना करने का मन ही नहीं करता। ठीक है, कल चलकर मशीन ले आते हैं। अगले ही दिन सीता ने एक छोटी सी सिलाई मशीन खरीद ली। शुरुआत में पड़ोस की औरतों के कपड़े आने लगे। किसी का ब्लाउज, किसी का पेटीकोट, किसी की सलवार। सीता देर रात तक सिलाई करती।
मोहन दिन भर पंचर की दुकान संभालता। धीरे धीरे घर की हालत पहले से बेहतर होने लगी। एक शाम मोहन दुकान बंद करके घर लौट रहा था। मोहन, जरा 2 मिनट मेरी बात सुन लो। तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कोई काम था क्या? मोहन, 5 दिन पहले सीता अपना कंगन मेरे पास रखकर 20,000 रुपये ले गई थी। उसने कहा था कि जल्द ही पैसे लौटा देगी। अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं, इसलिए तुम्हें याद दिला रहा हूं। अगर पैसों का कुछ इंतजाम हो गया हो तो बता देना, नहीं तो मजबूरी में मुझे वह कंगन बेचने पड़ेंगे। सुनार की बात सुनकर मोहन एकदम सन्न रह गया। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप रसीद ली और भारी मन से घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने सीता को आवाज दी। रास्ते में मुझे सुनार मिला था। उसने ये रसीद दी और बताया कि तुम उसके पास कंगन बेचने गई थी। सीता चुप रही। वह समझ गई कि जिस बात को वह इतने दिनों से छिपा रही थी, अब उसकी सच्चाई मोहन के सामने आ चुकी है। अब तो बता दो सीता, ये सब कब हुआ? तुमने तो कहा था कि घर के बाहर पोटली मिली थी। फिर ये कंगन गिरवी रखने की रसीद कैसे आई? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ कहा था। वो पोटली नहीं मिली थी, मैंने ही अपने कंगन गिरवी रखे थे। लेकिन इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाने की क्या जरूरत थी? एक बार बता तो देती। अगर बता देती तो क्या आप मुझे कंगन गिरवी रखने देते? आप उसी दिन मना कर देते। घर में मेहमान थे, आपके पास पैसे नहीं थे और मैं आपकी बेबसी देख नहीं पा रही थी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि रामू ने मेरी मदद नहीं की? क्योंकि उस दिन मैं भी चुपके से आपके पीछे गई थी। सोचा था अगर रामू भैया पैसे दे देंगे तो आपके साथ ही राशन ले आऊंगी। लेकिन जब उन्होंने मजबूरी में मना कर दिया और आपको सिर झुकाकर लौटते देखा, तो मुझसे आपकी बेबसी और आपकी इज्जत पर आंच आती नहीं देखी गई। इसलिए मैं सीधे सुनार की दुकान गई और पिताजी के दिए हुए कंगन गिरवी रख दिए। घर आकर मैंने पोटली की कहानी बना दी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर सच बता देती तो आप कभी वो पैसे नहीं लेते। सीता, तुमने मेरे लिए अपने पिताजी की आखिरी निशानी तक गिरवी रख दी और मुझे खबर तक नहीं होने दी। कंगन फिर बन सकते हैं जी, लेकिन अगर उस दिन मेहमानों के सामने आपका आत्मसम्मान टूट जाता तो वो कभी वापस नहीं आता। मेरे लिए आपके सम्मान से बढ़कर कोई गहना नहीं है। मोहन ने चुपचाप सिर हिलाया। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ, घर की सबसे कीमती चीज सोने के कंगन नहीं, सीता का त्याग था। कंगन वाली बात के बाद मोहन ने उसी दिन तय कर लिया कि अब वह सिर्फ पंचर की दुकान पर नहीं बैठेगा। सुबह दुकान खोलता और शाम को पास के गोदाम में मजदूरी भी करने लगा। उधर सीता सिलाई मशीन पर दिन रात मेहनत करती रही। दोनों की मेहनत रंग लाने लगी और घर की हालत पहले से बेहतर होने लगी। एक दोपहर सीता सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सीता ने दरवाजा खोला। सामने फूफा जी खड़े थे। उन्हें देखकर सीता चौंक गई और उन्हें अंदर ले आई। फूफा जी चुपचाप आकर बैठ गए। तभी मोहन भी दुकान से घर लौट आया। क्या बात है फूफा जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। बेटा, सुलोचना की तबीयत बहुत खराब है। इलाज में सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। जो बचा था वो भी अस्पताल में लग गया। मैंने सोचा था नेहा साथ देगी, लेकिन उसने साफ कह दिया कि उसके अपने खर्चे हैं। आज समझ आया कि बुरे वक्त में अपने भी साथ छोड़ देते हैं। मोहन बिना कुछ बोले अंदर गया और अपनी जमा की हुई रकम लाकर फूफा जी के सामने रख दी। नहीं बेटा, मैं पैसे मांगने नहीं आया, बस मन बहुत भारी था, इसलिए तुम लोगों के पास चला आया। फूफा जी, अगर मेरी जगह आप होते तो क्या मेरी मदद नहीं करते? फिर मुझे क्यों रोक रहे हैं? ये पैसे नहीं, बेटे का फर्ज समझकर रख लीजिए। हाँ फूफा जी, बुआ जी के इलाज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पैसे लौटाने की बात मत सोचिए, पहले उन्हें ठीक कराइए। फूफा जी की आंखें भर आईं। सुलोचना ने हमेशा जिस सीता की गरीबी का मजाक उड़ाया, आज उसी की जान बचाने के लिए सीता आगे खड़ी है। और जिस नेहा के लिए हमने सारी उम्र सब कुछ किया, आज उसी ने मुंह मोड़ लिया। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। अब चलता हूं, सुलोचना के लिए दवाइयां भी लेनी है। फूफा जी पैसे लेकर अस्पताल की ओर निकल गए।
मोहन और सीता उन्हें जाते हुए देखते रहे। दोनों के मन में बस यही तसल्ली थी कि बुआ जी का इलाज अब बिना रुके हो सकेगा। इसीलिए कहते हैं, किसी के बुरे समय में उसे कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। वक्त कब पलट जाए यह कोई नहीं जानता। देखते ही देखते सीता की सिलाई के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। काम इतना बढ़ गया कि उसकी कमाई भी अच्छी होने लगी। कुछ ही समय बाद मोहन और सीता ने मिलकर अपना मोहन सीता सिलाई सेंटर खोल लिया। कभी कभी जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उस दिन बुआ जी नहीं आती तो हमें अपनी इज्जत की इतनी चिंता नहीं होती। उनके ताने उस वक्त बहुत चुभे थे, लेकिन उन्हीं तानों ने हमें हिम्मत दी। आज हम यहाँ हैं। कभी कभी तानों से टूटने के बजाय हिम्मत करके नया रास्ता चुन लो तो सब बदल सकता है ना जी? हाँ सीता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसीलिए तो कहते हैं, अतिथि देवो भव। कभी कभी मेहमान ही हमारी जिंदगी बदलने की वजह बन जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निधि। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें